मोदी लगातार तीसरे साल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 7वें और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 16वें नंबर पर पहुंचे। पीएम मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक का करेंगे दौरा। बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों में आई दरार, जमीन धंसने से हालत बिगड़ी। जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची। केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर की नारेबाजी। वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का सीएम ने किया उद्घाटन। विदेश जाने के लिए अब नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। जीआईएस में ग्लोबल ट्रेड शो का भी किया जाएगा आयोजन। 10 फरवरी को यूपी में 13,000 से अधिक कंपनियां करेंगी 21 लाख करोड़ के एमओयू साइन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पिछले कुछ दिनों से एक शहर का नाम बड़ी ही सुर्खियों में रहा है, जोशीमठ। जिस तरीके से फंस रहा है, मकानों में दरारें आ रही हैं, सड़कें धंस रही हैं, घरों की दरार से पानी आ रहा है और सड़कों से अपने आप पानी बाहर आ रहा है। उसकी चिंता को लेकर वहां के निवासी जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी लोग कितने परेशान हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर वहां के स्थानीय निवासियों ने और अपनी समस्याओं के बारे में और सरकार की नाकामियां हैं उनके बारे में बताया। मिलीमीटर के हिसाब से पूरा हिमालय धीरे धीरे अभी भी ऊपर है, उन्नत होने के कगार पर है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सोच नहीं रहा है। भूवैज्ञानिक को रिपोर्ट आउट की जाए। खबर दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस दिल्ली वासियों को सुरक्षा के अलावा खेलकूद को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसा ही नजारा दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में देखने को मिला, जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और रेसलर दीपक पुनिया की उपस्थिति में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। दरअसल मिशन ओलंपिक के तहत उन प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अतिथियों ने पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के इस प्रयास की जमकर सराहना की। साथ ही तमाम प्रतिभागियों को बधाई का पात्र बताया। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए बच्चों द्वारा किए गए परेड की जमकर सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया। जोरदार तालियां हमारे खिलाड़ी के लिए। 17 से जो बच्चे उनकी खेल रहे, स्पोर्ट्स कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जब दिल्ली पुलिस, आप देखते हो कितना उन्हें हेल्प किया है पैंडेमिक में, और हम लोग आराम से सो रहे थे, वो लोग पूरे रोड पे सब कुछ इतना हेल्प कर रहे थे लोग। मेरा बेटा खुद हुआ था 23 मार्च को, लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ था, तो दे वर वेरी हेल्पफुल। सारे जो डॉक्टर्स थे, जो उनका तालमेल था दोनों का। बट दिल्ली पुलिस आई थिंक हमेशा से एक तत्पर रही है लोगों के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके सारे जवान जो सब लोग करते हैं। PFWS श्रीमती ऋतु अरोड़ा, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री सुरेश रैना जी, दीपक पुनिया जी, ONGC और IOC के वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ हमारे साथी सचिव श्री रंजीत विष्णुआ, श्री संजय कुमार, श्री कुमार गणेश, PFWS की कार्यकारिणी की सारी सदस्य, PFWS के सारे मेंबर्स, प्यारे बच्चों, मीडिया के सहयोगी, आप सभी को मेरी और दिल्ली पुलिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार, और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे इस मंच पे आज बुलाया और इतना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद जो आप लोगों का मिल रहा है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अपने देश के लिए दुनिया के बड़े से बड़े टूर्नामेंट खेलने का मौका मिल रहा है। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अपने देश के तिरंगे को हमेशा ऊंचा उठाने की सोचते हैं।
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही दिल्ली पुलिस लगातार स्पोर्ट्स और खेलकूद को लेकर भी अग्रसर होती जा रही है, जिसको लेकर आज दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और ओलंपिक चैंपियन दीपक पुनिया विशेष अतिथि के तौर पे मौजूद रहे। वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने भी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पे मौजूद रहे। पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो PFWA की बच्चों की टीमें थी, जिसपे बास्केटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट और निशानेबाजी लेकर उन बच्चों को यहाँ पुरस्कारित किया गया, और बढ़ावा देने के लिए कि आगे जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो उनके बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ प्रेरित करें, ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सके और देश के लिए कोई मेडल हासिल करके देश की जो आन बान प्रतीक का जो चिन्ह है तिरंगा, उसको पूरी दुनिया में उस परचम को लहराएं। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया। राजधानी दिल्ली का बाहरी जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब से जिले के DCP ने कार्यभार संभाला है, तब से ही इलाके में इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। यहां बेखौफ अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए चोरी, झपटमारी, गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार शाम को बाहरी दिल्ली के पुठकला में गोलीबारी की घटना से इलाके में अचानक दहशत का माहौल हो गया। दरअसल सुल्तानपुरी थाना इलाके में पुठकला में बाइक सवार बदमाशों ने शुक्रवार शाम एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। वारदात के बाद आरोपी बाइक सवार अपने साथी के साथ फरार हो गए, जहां पुलिस को घर के गेट से कारतूस के खोखे बरामद हुए। पुलिस को घर के पास से ही लगा एक CCTV फुटेज मिला, जिसमें हेलमेट पहने युवक जिसने घर का लोहे का मेन गेट खोला और आराम से घर की तरफ गोली चला दी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिंद और फरीदाबाद दौरे पर वो रहे। वहीं नरवाना में संत शिरोमणि रविदास जयंती की राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सूरजकुंड मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा होली मार्ग पर चोली नाले पर बना बैली ब्रिज ध्वस्त हो गया। इस दौरान बैली ब्रिज पर से जा रहे 2 भारी वाहन रावी नदी में समा गए, जबकि पीछे से आ रहे अन्य वाहन पुल के आसपास हवा में लटक गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां से निकलकर अपनी जान बचाई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा गांधी मैदान में सोने में रोहितास को भी खरीद लिया। हरिश्चंद्र डोम के घर में पानी भरने लगे, बड़ी दूर से गंगा जल भर के लाते हैं। में हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस समारोह में JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन और पार्टी के कई मंत्री एवं विधायक कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को आजसू और NDA की संयुक्त उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त आजसू प्रमुख सुदेश महतो, गिरिडीही सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा विधायक CP सिंह, आजसू विधायक लंबोदर महतो भी साथ नजर आए। नामांकन के बाद एक निजी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को आजसू प्रमुख सुदेश महतो और भाजपा विधायक CP सिंह ने संबोधित किया। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव पर आजसू पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में श्रीमती सुनीता चौधरी जी ने आज नामांकन भरा है। हम सभी
इस उपचुनाव के महत्व को समीक्षा और जनसंवाद के बाद ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और हम सभी लोगों ने राज्य की भावना को इस उपचुनाव में केंद्रित करते हुए इस चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया। एक चीज और मैं कह दे रहा हूँ, आप देख रहे होंगे क्योंकि आप इस क्षेत्र से भी आते हैं, कभी कभी मुझे गांव में इस क्षेत्र का जाने का अवसर मिला है तो मैं देखता हूँ कि गांव में इतना विकास हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। और हम लोग जब देखते हुए जाते हैं तो लगता है कि हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने जनता के लिए निस्वार्थ भावना से आंदोलन किया, उनके हक और अधिकार के लिए। उनके लिए हमेशा हम लोग खड़े रहे। गरीब मजदूर किसान जो रामगढ़ विधानसभा के साथ साथ रामगढ़ जिला में निवास करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और उन्हें हक दिलाने का प्रयास किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक जो भी यहाँ कैंडिडेट यहाँ पर जीत करके आए हैं, उन्होंने सिर्फ आम जनता को, युवाओं को, छात्रों को और व्यापारियों को ठगने का काम किया है। इससे आम जनता त्रस्त है। आम जनता उम्मीद की निगाह से देख रही कि कोई तीसरा विकल्प यहाँ पर आए और वो हम लोगों की इस डूबती हुई नाव से बाहर निकल जाए। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां पुलिस ने पेड़ से फंदे से लटका हुआ एक युवक का शव बबन खेता गांव से बरामद किया। शव की पहचान हंसडीहा थाना क्षेत्र के बबन खेता गांव निवासी रामलाल राउत रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस के समक्ष हत्या की आशंका जताई। मृतक के बड़े भाई छबीलाल राउत ने बताया कि शुक्रवार शाम से ही रामलाल लापता था। जब रात होने के बाद भी वो घर नहीं पहुंचा तो घरवाले अपने स्तर से उसकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। शनिवार सुबह सोच के लिए पोखर जा रहे लोगों ने देखा कि रामलाल का शव पेड़ से लटका है। राजनांद जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के साथ जिला अध्यक्ष रमेश पटेल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पदाधिकारी बजट की खास बातों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट एक सर्वस्पर्शी बजट है। समाज के हर वर्ग, नौजवान, गरीब, महिला, बुजुर्ग, किसान, आपके सारे वर्गों को लेकर के चलने वाला निम्न मध्यम वर्ग और तो और जो अपर क्लास है उनके लिए भी, सारे टैक्स पेयर के लिए, और सबसे जॉब ओरिएंटेड बजट है जिसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे खर्च करने की बात कही गई है। कोरबा विधायक व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अपने स्वेच्छा अनुदान से छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय खेल में शामिल हुए थे। उन तमाम खिलाड़ी बच्चों को 2-2 हजार रुपये देने की घोषणा की थी, जिसमें कोरबा जिले के 256 बच्चों को देना था। पूरे प्रदेश में 900 बच्चों को 2 वर्ष के बाद ये चेक प्राप्त हुआ। खिलाड़ी बच्चों के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली। चेक मिलने के बाद शिक्षक व बच्चे कोरबा जिला कलेक्टर संजू झा से मिलने पहुंचे और कोरबा जिला शिक्षा अधिकारी जीवी भारद्वाज से भी मुलाकात की। विगत वर्ष माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी बच्चों को राज्य स्तरीय खेल कूद जो प्रतियोगिता हुआ था कोरबा में 2000 रुपये अपना स्वच्छता से हर बच्चे को देने के लिए घोषणा किए थे, जो आज पालन हो गया और सभी बच्चों को उनके द्वारा दिया गया है। ये चेक हमें तहसीलदार से प्राप्त हुआ है और शिक्षा विभाग के माध्यम से 54 बच्चों को जिले के दिया जा रहा है। कोंडागांव मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद से रैली की शक्ल में रैली निकालकर स्थानीय बस स्टैंड पर बाबा रामदेव के विवादित बयान का विरोध दर्ज करते हुए बाबा रामदेव का पोस्टर को
आग के हवाले किया गया। इस दौरान उन्होंने सामान का बहिष्कार करने की सभी से अपील करते हुए कहा कि विदेशों से सामान मंगाकर अपना लेबल लगाकर बेच रहे सामान बाबा रामदेव हैं। वहीं आपको बता दें, राजस्थान के बाड़मेर में बाबा रामदेव के द्वारा इस्लामिक समाज के ऊपर विवादित बयान को लेकर पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या रणनीति क्या है पूरा मामला, उसको थोड़ा संक्षेप बता देंगे। मामला ये है कि रामदेव के द्वारा जो है बाड़मेर में मुसलमान धर्म के लिए जो है एक विवादित बयान दिया गया है। अब जो है इनका भी क्रेज लगता है दूसरे बाबाओं की तरह घट रहा है, जिसको ये अपना बढ़ावा करने के लिए इनको एक सस्ता सुंदर मिल जाता है इस्लाम, जिसके ऊपर ये उंगली उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। जबकि इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इनके यहाँ कितनी कुरीतियाँ भरी हुई है, गले तक कुरीतियों से भरे हुए हैं। और ये सलवार पहन के भागने वाला बाबा आज इस्लाम के ऊपर उंगली उठा रहा है। इसका हस्र भी जो है दूसरे जो बाबा आज जेल में पड़े हैं उसी की तरह इसका भी हस्र होगा। ये भी अपने घटिया सामान, मिलावटी सामान के चक्कर में एक दिन जेल के अंदर होगा। और आज से मुसलमान समाज अपने समाज के अंदर में इसके पूरे सामानों का बहिष्कार करता है। पखांजूर के किसान मक्के और धान की खेती व मछली पालन से जाने जाते हैं। अब पखांजूर के किसान मशरूम की खेती करके भी अपना नाम कमा रहे हैं। पखांजूर नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड 1 के 2 बहनें मशरूम की खेती करके अपना जीवन यापन तो कर ही रही हैं, बल्कि मशरूम उत्पादन कर लोगों को पौष्टिक आहार भी पहुंचा रही हैं। से स्टार्ट की थी तो ऐसी लॉकडाउन से स्टार्ट की थी हम लोग। कुछ हमें बेसिक मिला, हम लोग देखे किस मशरूम खेती उगाया जा सकता है करके। तो हमने 1 महीने का ट्रेनिंग लिया बिलासपुर से। फिर जाके हम लोग ये छोटा सा फॉर्म बनाए। पहले हम लोग टेस्टिंग किए थे कि कैसे उगाते हैं, क्या होगा, तो सक्सेस हुए उसमें। फिर जाके हमने ये थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है, तो अभी ऐसे हो रहा है सेलिंग। तो अगर आपको शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द की समस्या बनी हुई है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अगर दवाई या किसी अन्य उपचार के बाद दर्द बना हुआ है तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक दर्द रहने का मतलब है कि शरीर में कैंसर फैलने लगा है। ये ओवेरियन कैंसर और बोन कैंसर की निशानी हो सकता है, इसलिए ये लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। वीवाई हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रकाश सक्सेना के न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मौसम, एलर्जी या पर्यावरण की वजह से खांसी होना सामान्य बात है, लेकिन अगर आपको खांसी की समस्या लंबे समय तक बनी हुई है तो सतर्क हो जाएं। लगातार खांसी के साथ अगर आपको सीने में दर्द है तो ये कैंसर की निशानी हो सकती है। इसके अलावा खांसी के साथ खून आना भी गंभीर संकेत हो सकते हैं। लगातार खांसी होना लंग्स या थायराइड कैंसर का संकेत हो सकता है। तो विश्व कैंसर दिवस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 4 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पे हमने वीवाई हॉस्पिटल में कल एक निशुल्क शिविर रखा है कैंसर के मरीजों के लिए, जिसमें उनको परामर्श और सारी जांचें के बारे में बताया जाएगा। कैंसर रोग एक ऐसा है जिसकी लड़ाई थोड़ी लंबी रहती है, पर अगर ये शुरुआत की स्टेज में पकड़ा जाए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक में पकड़ा जाए तो इसका पूरी तरीके से इलाज संभव है। गांव में सर्चिंग में पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने आए दिन नक्सलियों द्वारा आईडी बम लगाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस भी अपनी सूझबूझ से केवल आईडी बमों को डिफ्यूज कर रही है, बल्कि नक्सलियों के इरादों को भी नाकाम कर रही है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर सड़क किनारे आईडी बम बरामद किए गए, जिसे पुलिस ने अपनी सूझबूझ से डिफ्यूज कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसमें किसी भी व्यक्ति की जान या नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस फोर्स एवं बम डिस्पोजल टीम ने सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए आईडी की मौके पर विस्फोटक जो है उसे नष्ट किया। पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाने मडानार एवं पेरमालपाल के बीच आईडी लगाया गया था। 3 फरवरी को कोंडागांव पुलिस को नक्सल प्रभावित बयानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत
बयानार से पिरमापाल जाने के निर्माणाधीन रोड में मडानार एवं पिरमापाल के बीच आईडी लगाने की सूचना मिली थी। भोपाल के मिंटो हॉल में आईपीएस मीट का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित प्रदेश के तमाम आईपीएस अधिकारी पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने सभी अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि आराम से तनाव मुक्त होकर हमें आईपीएस मीट में भाग लेना है। कई बार बिना बात के भी हम तनावग्रस्त रहते हैं। हम गीता के श्लोक को याद करें, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश पुलिस के मित्रों ने कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर चौराहे पर खड़े होकर जनता की सुरक्षा की। वो दृश्य अद्भुत था। हमारे ऐसे पुलिस अफसर भी दिखे जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बीमार हुए, संक्रमित हुए, लेकिन उनको हम बचा नहीं सके। ये मध्य प्रदेश पुलिस का एक अच्छा पक्ष है और इस पर मैं गर्व करता हूं। उनको भी बिना बोले रहा नहीं जाता। मित्रों, आज आईपीएस मीट का आयोजन है। हमारे पुलिस के साथी अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए दिन और रात काम में जुटे रहते हैं। उसमें से कुछ समय निकालकर वे आज इकट्ठा हुए हैं। कुछ तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम भी होगा, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस पर हमको गर्व है और देश भी गर्व करता है। अनेकों उपलब्धियां मध्य प्रदेश पुलिस के खाते में हैं, चाहे डकैतों का उन्मूलन हो, आतंकवाद का खात्मा हो, नक्सलवाद पर नियंत्रण हो, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करना हो। अनेकों चुनौतियों का मुकाबला किया है। अब अपने परिवार के साथ कुछ समय यहाँ वो निकालेंगे और साहसिक गतिविधियाँ, खेलकूद की गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इसमें थोड़ा वो समय देंगे। मुझे लगता है कि व्यस्त जीवन में से ऐसा समय निकालना भी कार्य क्षमता को और बढ़ाता है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस मीट में सम्मिलित होकर। खबर भोपाल से है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर बयान देते हुए कहा कि मैंने उन पर मानहानि का केस किया था। 5 दिसंबर को कोर्ट ने उन पर एफआईआर के आदेश दिए थे। आज उन्होंने उस पेशी में जमानत ली है, लेकिन उन्हें उस वक्तव्य पर जवाब देना होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोगों को इसमें ही आनंद आता है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इस तरह के केस कई राज्यों में चल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की छल कपट की राजनीति करने के आधार पर अपने आप को बनाए रखने का शौक है। इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन अब ये देश और समाज अप्रासंगिक हुई। कांग्रेस की इस प्रकार के नेतृत्व के झूठ और छल कपट की राजनीति को जनता और न्यायालय भी देख रहा है। न्यायालय इसको ठीक भी करेगा। देश के कई राज्यों में इस प्रकार के केस चल रहे हैं, इसलिए उनकी एक आदत बन गई है इस देश के अंदर हर किसी पर आरोप लगा करके मीडिया की चर्चाओं में आना। मैंने उनके ऊपर मानहानि का केस किया था। 5 दिसंबर को माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर मानहानि के केस में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आज उन्होंने उस पेशी में जमानत ली है, लेकिन उन्हें अपने उस वक्तव्य पर कोर्ट के सामने अभी जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर देश की वित्तीय स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जब उद्योग बंद है, बाजार ठप है, तब इतना उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ा, ये भी सोचने की बात है। अब उसमें आप जानते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा के पास अनाप शनाप पैसा आया है और उसमें अलग अलग
शेल कंपनियां हैं वो सब के माध्यम से एक इसमें जो भी शेयर मार्केट खेलते हैं बुल और बेयर, पंप एंड डंप। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में आप के प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने के बाद ये पहली बैठक भोपाल में की गई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने शिरकत की। साथ ही के न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फिर से नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी और चुनाव जीतने के लिए हम यहां आए हैं। इसके अलावा वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के हर गांव के हर घर तक आम आदमी पार्टी का झंडा पहुंचाएंगे। साथ ही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी यहां अपना सदस्य जो है वो बनाएगी। हमारा लक्ष्य है कि जो 53,000 गांव हैं मध्य प्रदेश के, हर गांव में हम पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। तो आपको आम आदमी पार्टी गांव-गांव में, शहर के एक एक मोहल्ले में दिखेगी। हमारे झंडे तिरंगे के साथ दिखेंगे आम आदमी पार्टी का झंडा। साथ ही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सदस्य भी बनाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ कि इतने वर्षों तक आपने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन सबको मौका दे के देख लिया। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की टीम को देखिए, अपने जीवन में बदलाव देखिए। प्रदेश कार्यकारिणी को पुनर्गठित किया जा रहा है। पुनर्गठित करने का कारण 2 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले तो पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अभी बहुत सारे नए लोग आ गए हैं, उनको उचित स्थान और सम्मान देने की ज़रूरत थी। दूसरा, आम आदमी पार्टी इस बार पूरे सीटों पर, सारी 230 पर चुनाव लड़ने वाली है। तो चुनाव को ध्यान में रखकर संगठन की पुनर्गठन की जा रही है, इसी कारण भंग किया गया। तो जो नए जो प्रदेश कार्यकारिणी होगा उसका स्वरूप कैसा रहने वाला है? स्वरूप हम में से ही होगा, हमारे वॉलंटियर से ही बनेंगे, अच्छे लोग आएंगे। और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।